साहित्य के आकाश में चमकने वाले डॉक्टर सुरेश अवस्थी जी यहाँ पर हैं, जयराम भैया जी भी यहाँ पर हैं। मैं चाहता हूँ, मेरा निवेदन उनसे है और मेरा आग्रह नहीं करती, ये समझिए कि जिस एक बच्चा जिस तरीके से बड़ों को पकड़ता है, वैसे मैंने मेरा एक आदेश भी है, मतलब ये हमारे संरक्षक की भूमिका में कि वो आए और बच्चों के लिए कोई घोषणा यहाँ से करें। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय डॉक्टर सुरेश अवस्थी की। सबसे पहले मां शारदा के चरणों में नमन करता हूँ। काव्यांश और साहित्य उद्योग के इस बहुत ही उपयोगी और सार्थक कार्यक्रम के प्रति सब आयोजक बंधुओं को बधाई देता हूँ और जितने भी युवा रचनाकार यहाँ उपस्थित हुए हैं उन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। हमारे सामने माननीय कुछ दो तीन छोटी छोटी बातें हम अपने युवा मित्रों से और सबसे करना चाहते हैं। पहली बात तो ये, जो नई पीढ़ी है जब तक उसे आगे नहीं लाया जाता वो विधा लंबी यात्रा नहीं कर पाती, और ये नई पीढ़ी को आगे लाने की जिम्मेदारी पुरानी पीढ़ी को बहुत ही तन्मयता के साथ, समर्पण के साथ और बहुत ही तटस्थता के साथ, रिश्तों के आधार पर नहीं, प्रतिभा के आधार पर आगे ले जानी चाहिए। हमारा शहर ये जानता है कि मैं पिछले कई वर्षों से ये काम कर रहा हूं और हमारे जितने युवा मित्र बैठे हैं, दो तीन बातें चूंकि रोज इनसे मौका नहीं मिलेगा, करने का मौका मिलेगा। कुछ चीजें ऐसी हैं, अभी एक मुद्दा उठाया गया कि कवि सम्मेलन में कविता मर रही है। ऐसा नहीं है, कविता तो कभी मर ही नहीं सकती। यह हो सकता है कवि सम्मेलन से कविता थोड़ी कम हो रही हो। उसके तीन कारण हैं जो मैंने महसूस किए। एक कारण यह कि सोशल मीडिया ने जब से कवियों ने वायरल होना शुरू कर दिया, अपने लाइक्स देखने शुरू कर दिए और देखा कि इनकी तरह का या इनका अभी जिन पढ़ रहे थे बढ़िया से एक मुक्तक पढ़ा है और उसमें वायरल कम आ रहे हैं, लाइक्स कम आ रहे हैं। और फिर उन्होंने दूसरी जगह जाके देखा कि एक ये जो नौजवान है जो बातें करता है कविता के नाम पर, दो हेतु संवाद करता है, ये तो लाखों में जा रहा है। हम प्रभावित हुए और हमने भी वही रास्ता चुन लिया। जब नौजवान पीढ़ी, नई पीढ़ी इन चीजों से अलग हट के केवल और केवल कविता के लिए तपस्या करेगी, आगे बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से कविता मंच पर जिंदा रहेगी। आप देखते हैं मुशायरे में, मैं उदाहरण देता हूं आपको, 2-3 मिनट ज्यादा समझ लूंगा क्योंकि मैं भावुक हो रहा हूं। आप मुशायरे में देखते हैं, शायर आता है, क्या कहता है, एक मतलब और 2 शेर प्रस्तुत करता हूं, कोई लंबी भूमिका नहीं होती है। हमारे कवियों में ये आदत आ गई है, नई पीढ़ी को बचना चाहिए कि 4 लाइन की, 4 पंक्तियों की कविता के लिए 24 पंक्तियों की भूमिका, और फिर 1.5 मिनट की कविता के लिए 1 मिनट की तालियों की मांग। होता क्या है, समय की सीमा बढ़ती चली जाती है, आप कविता कम दे पाते हैं, बतकही ज्यादा देते हैं, जिसे बतरस कहते हैं वो ज्यादा देते हैं। एक तो इस बात पे ध्यान रखना है। दूसरा ये कि जब किसी भी कार्यक्रम में आप हो, कहीं भी, छोटे में बड़े में, जो तय समय सीमा है, होता क्या है, मन भावुक हो जाता है। हम पढ़ना शुरू करते हैं, सामने से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आने लगता है, बड़ी प्रशंसा आने लगती, तालियां आने लगती, तो मन करता है हम और पढ़ें। इसमें भी अंक कटते हैं। जब आप माइक नहीं जल्दी समय की सीमा में छोड़ते हैं तो भी अंक कटते हैं और एक संदेश चला जाता है कि यार वो कविता तो बहुत अच्छी पढ़ता है लेकिन अनुशासित नहीं है, समय का पाबंद नहीं है। और फिर आपको निश्चित मानिए, अगर आपने इसका पालन नहीं किया तो बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छी प्रस्तुति के बाद भी लोग आपको मंच देना आपके कम कर देंगे, क्योंकि ये भी बहुत आवश्यक है। और तीसरी ये है कि आपकी बड़ी पीढ़ी के प्रति आपका व्यवहार कैसा है, आपकी सदाशर्तें कैसी है,
आपके अंदर सम्मान भाव कैसा है? मुकुल भैया बैठे हैं, इतना बड़ा मंच मानस संगम, देश भर से लोग आते हैं, हमने देखा उसमें, हमने सीखा उसमें, वहां से मैं सीख के निकला। अगर आपका 5-7 वीडियो वायरल हो गए, मैंने कभी कहा था कि गीत गजल के नाम पर खींची 4 लकीर, लोकेश जी बड़े गीतकार बैठे हैं, गीत गजल के नाम पर खींची 4 लकीर, मीर सूर गालिब कहां टिकते कहां कबीर। एक वीडियो वायरल होने पर जब ये अहम आपके सर पे चढ़ के बोलने लगता है तो आप वहीं से पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। जितना आप बड़े बनिए, जितनी आपके सम्मान बढ़े, जितनी कविता का कद और पद बढ़े, उतने ही सहज होते चले जाइए, तो निश्चित रूप से आपको बहुत सारी सफलताएं अपने आप कदम चूमनी शुरू करेंगी। और अमिताभ भैया, मैं एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं। एक पीड़ा अमिताभ जी ने रखी, और वो पीड़ा ये रखी कि हमें वो भी सुनना पड़ता है जो हम नहीं होते हैं, और हम तो सुनते हैं जो हम होते हैं। क्या है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस समय जो कवि सम्मेलन का परिवेश है वो कहीं न कहीं व्यंग्य प्रधान, हास्य प्रधान ज्यादा हो गया है। 8 कवियों की टीम में गीत और गजल के 2 लोग, 1 कवित्री और 5 लोग ये। अच्छा, व्यंग्य जो होता है, हास्य जो होता है, मैं मूलतः व्यंग्यकार हूं, ये अलग बात। मैंने गजलें भी कही, मैंने गीत भी लिखे हैं, मैंने कहानियां भी लिखी, मैंने टीवी सीरियल भी लिखे हैं, दुनिया के 24 देशों में कई बारों की यात्राएं मैंने की हैं, तो इसे व्यंग्य की वजह से की हैं या मैंने अपने मुक्तकों से की हैं। व्यंग्य मैं वो अच्छा मानता हूं, ये भी बात सीखने वाली है, आप लोग भी अपनी इस विधा को अपनाएंगे। व्यंग्य किसी व्यक्ति पर नहीं होना चाहिए, व्यंग्य प्रवृत्ति पर होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति समाज को उतना प्रभावित कर पाता है जितनी कि उसका दायरा होता है, लेकिन प्रवृत्ति पूरे समाज को प्रभावित करती है। इसलिए जब प्रवृत्ति पर आप व्यंग करते हैं तो किसी भी व्यक्ति को सुधारने के लिए व्यंग नहीं करते, किसी व्यक्तिगत व्यक्ति को आप प्रवृत्ति के ऊपर व्यंग करके फिर उसका समाधान देते हैं। अब अगर उस व्यक्ति सामने बैठा है और उसे लग रहा है कि ये कमेंट मेरे ऊपर किया गया है, तो सोचता है कि भविष्य में ऐसा ना हो तो इस प्रवृत्ति को हम छोड़ दें। जैसे अगर मैं ये कहूं कि मैंने व्यंग किया कि आजादी के अर्थ में ऐसे भागे, सन 1947 से चले थे, AK-47 तक आ गए। ये AK-47 यानी कि जगह जगह बंदूक लेके निकलना, जगह जगह हमला करना, हर जगह व्यवस्थाओं को खराब करना, ये प्रवृत्ति है, इसमें कोई एक व्यक्ति शामिल नहीं है। तो आप नई पीढ़ी से कहना मेरा ये है कि आप जब भी कोई व्यंग करें, प्रवृत्ति के ऊपर करें, किसी व्यक्ति विशेष पर न करें। एक चीज से और सावधान रहिए, हमारे जैसे अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे आपने कहा, सैल्यूट आपको, लेकिन एक प्रवृत्ति कवि सम्मेलन के मंच पर और आने लगी है, मैं नाम नहीं लूंगा। उस प्रवृत्ति को अपना के कुछ कवियों ने उसका फायदा उठाया है और पार्टी विशेष के बड़े सदस्य हो गए हैं। आप नई पीढ़ी के बच्चों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सावधान रहना। किसी भी चीज को पाने के लिए किसी भी व्यक्ति की का स्तुति करना, पता चला कि वो जी समाज में उनका राजनीतिक कद बहुत बड़ा है, हमें भी वहां से रास्ता मिले, तो आपने जो है उनका नामा लिखना शुरू कर दिया और गाना शुरू कर दिया। मैं हमारे सामने जयराम जी बैठे हैं, जानते होंगे कितने लोग मुशायरे से निकले और फिर उसके बाद में पार्टी में सदस्य हो गए। कुछ लोग कवि सम्मेलन से निकले फिर पार्टी में सदस्य हो गए, और वो लोग संबंधित पार्टी के व्यक्तियों का ही महिमा मंडन अपनी कविता में करते रहे। आप कविता में कुछ नहीं पा पाएंगे। आपने लक्ष्य अगर बदल लिया तो हो सकता है उस लक्ष्य तक आप पहुंच जाएं, लेकिन कवि के रूप में आपकी स्थापना हो जाए यह संभव नहीं है। और अंतिम बात ये कहता हूं, अपने आयोजक मित्रों से सबको बधाई देता हूं कि आप एक सूची बनाइएगा, नाम लिखिएगा, शहर लिखिएगा, विधा लिखिएगा और फिर मुझे दीजिएगा। मैं देखूंगा कि नई पीढ़ी के लोग कहां कहां तक आए हैं। और ये बात मैंने इसलिए कही कि सहज रहिए, जैसे हो
वैसे दिखो। अंतिम बात, मैं नई पीढ़ी के कुछ ऐसे कवियों को जानता हूं, ये मेरी पीड़ा नहीं है, लेकिन सीख लेनी है कि जिनको मैं उंगली पकड़ के लाया था वो दौड़ के पैर भी छूते थे, आशीर्वाद भी लेते थे। कद बड़ा हो गया तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से मंच पर हाथ मिलाने की कोशिश की। एक दो ऐसे भी कवि हैं, 3 दिन फोन नहीं पहुंचता था, छोछेवाल फोन आते थे। अब उनकी स्थिति यह है कि आप उनसे बात करना चाहें तो उनके पीए से बात करनी पड़ेगी। आप सार्वजनिक नहीं हो सकते, लेकिन जिन लोगों की आपके जीवन निर्माण में कहीं कोई भूमिका रही है या रहे, आप उनका इतना सम्मान करें कि वो आपके लिए हमेशा तत्पर रहे। मैं अपने अनुभवों के आधार पर कह रहा हूं और अंतिम बात कहता हूं कि जैसे हो वैसे दिखो, पहनो नहीं नकाब। 4 कार्यक्रमों में जाके अंतरराष्ट्रीय ना लिखो। जैसे हो वैसे दिखो, पहनो नहीं नकाब, कांटों के भी पथ मिले, बनकर खिलो गुलाब। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद। दादा की उपस्थिति हमारे बीच